गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 हम पढ़ेंगे आज संस्कृत फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्वर्ण कहाकर। आज ही हमारा फर्स्ट वीडियो है। आज से ही हम स्टार्ट किया है वीडियो बनाना। तो आज हमारा संस्कृत फर्स्ट का चैप्टर है स्वर्ण कहाकर, जिसमें स्वर्ण कहाकर सोने का कौवा, काकर मीन्स कौवा, स्वर्ण मीन्स सोने का। इस चैप्टर का नाम, इस पार्ट का नाम स्वर्ण काकर रखा गया है। क्यों? क्योंकि उस स्वर्ण काकर अर्थात सोने के कौवे की सहायता से ही, उसको माध्यम बनाकर ही लोभ के दुष्परिणामों के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि लोभ से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर माध्यम स्वर्ण काकर सोने का कौवा है और उसके माध्यम से दुष्परिणाम क्या होते हैं वो बताया है। तो स्वर्ण काकर जो पाठ है उसके रचयिता लेखक श्री पद्म शास्त्री है। श्री पद्म शास्त्री द्वारा विरचित स्वर्ण काकर पाठ है, यानी स्वर्ण काकर चैप्टर या पाठ के रचयिता कौन है? पद्म शास्त्री, लेखक अथवा रचयिता। ठीक है, कौन है? श्री पद्म शास्त्री, श्री पद्म शास्त्री। स्वर्ण काकर पाठ के रचयिता है श्री पद्म शास्त्री। श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। ये पद्म शास्त्री द्वारा विरचित या रचित किससे लिया गया? विश्व कथा शतकम से। किससे लिया गया? विश्व कथा शतकम। जो इनका कथा संग्रह का नाम क्या है? विश्व शतकम। विश्व शतकम यानी विश्व कथा शतकम, यानी जिसमें 100 कथाओं का संग्रह है। विश्व कथा शतकम। ठीक है, शतक यानी 100 होता है, ये कथा यानी कथाओं का, यानी जो पद्म शास्त्री है, श्री पद्म शास्त्री है, उनकी कथा संग्रह विश्व कथा शतकम से लिया गया है। विश्व कथा शतकम से इसको लिया गया है। शतकम का मीन्स 100 होता है, तो इसके अंतर्गत कितनी कथाओं का संग्रह है? 100 कथाओं का संग्रह है। बर्मा या म्यांमार जो नाम है देश का, तो यहाँ पर इसमें बर्मा देश की एक बहुत ही श्रेष्ठ कथा है, वो इसमें वर्णित है। यह वहाँ की श्रेष्ठ लोक कथा है जो हमारे पद्म शास्त्री द्वारा रचित है और इस चैप्टर में उसको लिया गया है। तो प्रस्तुत पाठ हमारा विश्व कथा शतकम से लिया गया है, जो कि श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित कथा संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें 100 से भी अधिक 100 कथाओं का संग्रह है, उनमें से एक कथा हमारी स्वर्ण काकर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में, जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले इसमें जो शब्दार्थ है, देखिए शब्दों के अर्थ। हमें जब तक शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे तब तक हम ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं कर सकते। जैसे न्यायवसत है, न्यायवसत। ठीक है, न्यायवसत उपसर्ग प्रत्यय सभी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, यानी रहना या रहती थी, निवास करना या रहती थी। जो बुढ़िया थी, वृद्ध महिला थी, उसके लिए रहती थी, निवास करती थी। दुहिता मीन्स क्या होता है? पुत्री। उस वृद्ध महिला की पुत्री थी। उसके बाद स्थाल्यम थाली को कहते हैं जिसमें भोजन करते हैं या खाते, स्थाल्यम। ठीक है, थाली या खाना खाने का। ठीक है, नेवसत रहती थी, दुहिता पुत्री, स्थाल्यम थाली। अब स्थाल्यम थाली को ना दूसरा नाम से भी स्थाली पात्र भी बोल सकते हैं, पात्र भी बोल सकते हैं हिंदी में थाली, और संस्कृत में अगर हम इसको बोलेंगे तो स्थाल्यम पात्र। ठीक है, स्थाली पात्र। उसके बाद देखिए इसमें था स्वर्ण काकर, स्वर्ण पक्षी या स्वर्ण काकर। स्वर्ण यानी सोना, काकर यानी कौवा। ठीक है, स्वर्ण
होता है सोना और पक्ष पंख। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? स्वर्णमय पक्ष अर्थात स्वर्ण सोने के पंखों वाला, सोने के पंख। ठीक है, और रजत चच्चो चांदी की चोंच, रजत चच्चो, रजत चच्चू। ठीक है, तो क्या आएगा इसका? चांदी की चोंच वाला, चांदी की चोंच। ठीक है, इस तरह से शब्दार्थ अगर लाने हैं तो हम आराम से अपने चैप्टर का अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद जैसे तंडुलान, तंडुलान क्या होते हैं? चावल, तंडुलान चावलों को बोला गया है, चावल। ठीक है, समुद्र उड़कर, माशुच, माशुच। आपको बताया है कि माँ का संस्कृत में नकारात्मक अर्थ लिया जाता है, मना करना या रोकना। माँ शुच है, मना करना, रोकना, मना करना अथवा रोकना। ठीक है, इसके बाद जैसे प्रवाच, प्रोवाच कहना, जैसे कोई भी बात हम कहना शुरू करते हैं, प्रवाच। ठीक है, उसके बाद है हमारे प्रहर्षिता, प्रहर्षिता मीन्स खुश, प्रसन्न। जब हमें कोई चीज मिल जाती है, उपहार दिया जाता है किसी के थ्रू, तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तब इस स्टोरी में वही है, बालिका को जब स्वर्ण आभूषण मिल जाते हैं तो प्रसन्न हो जाती है। प्रवोच कहना, माशुच मां नकारात्मक अर्थ में मना करना, तंडुलान चावल, न्यवसत रहती थी, नियुपसर्ग बधातु दुहिता पुत्री, स्थाल्यम थाली, स्वर्ण पक्ष, पक्ष में पंख, स्वर्ण में सोना, रजत में चांदी, चक्षु में चोंच। इस तरह से ये शब्दार्थ है। उसके बाद जैसे गवाक्षा, एक वर्ड भी है गवाक्ष, गवाक्ष मीन्स विंडो, खिड़की। हम खिड़की को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गवाक्ष, गवाक्षा खिड़की से, खिड़की। ठीक है, खिड़की। ठीक है, इस तरह से शब्दों के अर्थ हैं। इसके बाद इन शब्दों के अर्थ याद करने के बाद चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे विलोक्य शब्द आया अपने, विलोक्य, उसका अर्थ क्या होता है? विलोक्य। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको साथ साथ बताती चलूंगी। ये जो शब्दार्थ है, विलोक्य का अर्थ होता है देखना, देखकर। ठीक है, इस तरह से ये शब्दार्थ देखने हैं। इसके बाद प्रातराश्य यानी सुबह का नाश्ता या कलेवा, उसको हम संस्कृत में बोलेंगे प्रातराश्य। ठीक है, कलेवे को प्रातराश बोला जाता है। उसके बाद है लुब्धा, लोभी। लुब्धा मीन्स क्या होता है? लोभी। प्रत्यंजय त्याग कर। अब इस के जो शब्दार्थ है मैंने यहाँ लिख दिए, उसके बाद में आपको उस स्टोरी को शॉर्ट में यानी सारांश समझाती हूँ। इस स्टोरी में एक व्रत, देखिए, जो पद्मशास्त्री विरचित विश्व कथा सत्कम से लिया गया है, ये चैप्टर स्वर्ण काकर। तो स्वर्ण काकर चैप्टर में रचयिता ने, राइटर ने हमें लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणामों के बारे में बताया है। ठीक है, अब सुपरिणाम तो क्या हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और दुष्परिणाम क्या हुए। स्टार्टिंग करते हैं। एक नगर में, किसी गांव में एक महिला, वृद्ध महिला रहती थी। वो थी गरीब, उसके दुहिता अर्थात पुत्री थी। वह एक दिन वह गरीब महिला या वृद्धा अपनी छत पर तंडुलान अर्थात चावलों को सुखाती है और उसकी रखवाली के लिए अपनी पुत्री को बिठाती है। जब वो उसकी रखवाली करती रहती है तो उसी समय कौवा काका वहाँ आकर बैठता है और चावलों को खाना प्रारंभ करता है। पहली बार तो जब वो कौवे को देखती है बालिका, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहली बार देखा था। उसको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके बाद
जब वो खाना आरंभ करता है चावलों को, तो वो बालिका उसको रोकती है कि रुक जाओ। तब कौवा उसको मना करता है कि मुझे खाने दो, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। इस तरह से जब बालिका को वो बोलता है तो बालिका प्रातः दूसरे दिन सुबह वहाँ जाती है, उस पेड़ के नीचे जाकर देखती है, उसे सोने का महल दिखाई देता है। वो फिर आश्चर्यचकित हो जाती है। जब कौवा उसको देखता है कि बालिका आ गई तो उसे ऊपर बुलाता है। ठीक है, उसको ऊपर बुलाने के लिए वो सीढ़ी उतारता है सोने की। बालिका सोने की सीढ़ी से ऊपर जाती है, अंदर जाती है तो उसको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से सजा हुआ महल दिखता है। और फिर कौवा उसको बोलता है कि तुम नाश्ता कर लो, प्रातःकाल राशि अर्थात सुबह का नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद वो उसको गिफ्ट उपहार जो देने के लिए लाता है, 3 पेटियां लाता है, मंजूषा लाता है। मंजूषा में सबसे छोटी पेटी बालिका उठाती है, उसको लेकर वो घर आ जाती है। घर आने के बाद जब उसे खोलती है तो उसमें स्वर्ण आभूषण निकलते हैं और वो प्रसन्न हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट इसमें ये तो सुपरिणाम हुआ, लोभ नहीं करने का, उसने लोभ नहीं किया, उसको अच्छा परिणाम मिला। लेकिन उसी गांव में एक और वृद्धा स्त्री रहती थी जो कि धनवान थी, उसके भी एक बेटी थी। इस तरह वो भी एक दिन छत पर, जब उसको पता चलता है कि ऐसे किसी को धन मिला है तो वो भी अपनी बेटी को छत पर चावल सुखाने भेजती है। फिर वही कौवा आता है वहाँ पर और कौवे से वो बालिका अपने चावलों का मूल्य मांगती है। लेकिन जब वो चावलों का मूल्य मांगती है तो कौवा उसको भी यही बोलता है कि तुम पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। जब वो वहाँ पहुँचती बालिका तो उसके लिए वो तांबे की सीढ़ी उतारता है, फिर उसको भी 3 पेटियां लाकर देता है। फिर सबसे बड़ी वाली वो बालिका उठाती है क्योंकि वो लोभी होती है, उसने सबसे बड़ी वाली उठाई कि मुझे ज़्यादा धन प्राप्त होगा। इस तरह से सबसे बड़ी वाली उठाई उसने और उसको घर ले जाकर जब वो खोलती है तो उसमें काला सांप, भयंकर विष वाला काला सांप निकलता है। तो इस तरह से उस बालिका को अपने लोभ का फल प्राप्त होता है। तो इस कहानी में एक ही बात बताई गई है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। त्याग से जो भी हमें मिले वो हमें प्राप्त हो, वही श्रेष्ठ होता है। तो इस कहानी के माध्यम से पद्म शास्त्री ने हमें यही बताया है कि लोभ के दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो ये तो था कहानी का सारांश। फिर उसके साथ हम लिखे इसके शब्दार्थ। अब हम चैप्टर पे आते कि चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसकी व्याख्या, इसका अनुवाद, संस्कृत से जो हिंदी अनुवाद हम करेंगे उसको आपको एक एक शब्द का साथ के साथ देखते हुए चलना है। ठीक है, इनको लर्न करके हम साथ के साथ चैप्टर का ट्रांसलेशन करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणां विरचितः विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है। इति यानी इस कथा संग्रह से गृहीतो अस्ति, ग्रहण किया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त 100 कथाओं का, जो 100 लोक कथाएं उसका वर्णन है। यानी जो विश्व कथा शतकम है ये पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त 100 कथाओं का संग्रह है। ठीक है, तो ये जो कथा है हमारी स्वर्ण काका, वह कहाँ से ली गई, वह कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बर्मा या म्यांमार की प्रसिद्ध है। ये कथा वर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। ये कथा म्यांमार देश या बर्मा देश, जो इसका नया नाम है, देशस्य श्रेष्ठा, देशस्य में षष्ठी भक्ति है, संबंध है, कहाँ की, देश की। कौन सी कथा है, श्रेष्ठ लोक कथा है। ये जो स्वर्ण काका कथा है ये म्यांमार या बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्ष काकमादनेन वर्णितो अस्ति। अस्यां कथायां, इस कथा, अब इसमें कथायां
लोभस से, इस कथा में लोभस से लोभ का, लोभस से में भी षष्ठी विभक्ति है। इस कथा में लोभस से लोभ के दुष्परिणाम तथा च त्याग से लोभ के दुष्परिणाम और तथा च और त्याग के, त्याग से में भी षष्ठी, त्याग के जहाँ संबंध आता है वह षष्ठी विभक्ति होती है। त्याग से सुपरिणाम, त्याग के अच्छे परिणाम किसके माध्यम से बताएं? स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाले कव्य के माध्यम से वर्णित किए गए हैं। लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम, अच्छे परिणाम सोने के पंखों वाले कव्य के माध्यम से हमें बताए गए हैं। क्लियर? इस पैराग्राफ में ऐसी कोई स्पेशल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें बताया गया है कि कहाँ से ली गई है ये जो कथा है, कहाँ की प्रसिद्ध है। कथा बर्मा की प्रसिद्ध, बर्मा देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। ठीक है, रचयिता कौन है यह भी याद रखना है, पद्म शास्त्री है। कहाँ से लिया गया? विश्व कथा शतकम से ये लिया गया, पद्म शास्त्री द्वारा रचित है। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है? विश्व कथा शतकम से लिया गया है। क्लियर ना? ओके, अब नेक्स्ट में जहाँ से कथा स्टार्ट होती है, पूरा कश्चित ग्रामे एक निर्धा वृद्धा स्त्री निवसत। पूरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा निवसत। ठीक है, प्राचीन समय में किसी ग्राम में, कश्चित किसी, ग्रामे गांव में, देखो ग्रामे में सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अवधान से, अधिकरण में पर, गांव में, वृद्धा स्त्री गांव में निवास करती है तो गांव में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पूरा कश्चित ग्रामे का, प्राचीन समय में किसी एक गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी, निवासत रहती थी। ठीक है, पूरा प्राचीन कश्चित किसी ग्रामे गांव में एक निर्धन, प्राचीन किसी पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। ठीक है, तस्या च एकः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। ठीक है, तस्या उसके, षष्ठी है, उसके एक दुहिता अर्थात पुत्री, दुहिता में पुत्री, उसकी एक पुत्री थी, विनम्र मनोहरा च आसीत्, उसकी एक पुत्री थी तो वो कैसी थी? विनम्र और मनोहर, उसका आचरण बहुत अच्छा था। उसकी पुत्री थी, वह विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलां निक्षिप्य पुत्री आदिशत। एकदा, एक दिन माता स्थाल्यां थाली में तंडुलां चावलों को निक्षेप्य रखकर, निक्षेप्य देखो आप, निक्षेप्य, ठीक है, निक्षेप्य। अब इसमें आपको ये याद होना चाहिए, उपसर्ग है हमारा नी, क्या है नी? तो उपसर्ग है, शिप धातु है, फैलाना है, फेंकना होता है इसका, और लेप प्रत्यय है। जैसा कि मैंने बताया, फैला कर के योग में लिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, कर के अर्थ में लिप प्रत्यय का प्रयोग, लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नी उपसर्ग है, शिप धातु और लेप प्रत्यय है। उपसर्ग के साथ हमेशा लेप प्रत्यय आता है, लेप प्रत्यय का यह शेष बचता है, शिप फैलाकर या बिखेरकर। ठीक है, तो एक दिन माता थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश देती है, या पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे, सूरज की धूप से या धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्य, खगेभ्य मीन्स पक्षियों से, खगेभ्य मीन्स पक्षी, बहुवचन है, खगेभ्यो पक्षियों, पक्षियों से किसकी रक्षा करवा रही हो? चावलों की। ठीक है, एकदा माता स्थाल्यां तंडुलां निक्षेप्य पुत्री आदिशत। सूर्य तापे, सूर्य के ताप में तंडुलों की, चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतर, कुछ समय पश्चात एको विचित्र काक समुड्य,
तस्य समीपम अगच्छत। कुछ समय पश्चात एको यानी एक, विचित्र यानी जिसकी जो बिल्कुल अलग हो, जो जिस तरह की चीज हमने देखी उससे बिल्कुल डिफरेंट, एक विचित्र काका समुद्र, एक विचित्र कौवा कहीं से उड़ करके तस्या उसके समीप आया। ठीक है, एक विचित्र कौवा उसके समीप आया। तो प्राचीन काल में एक वृद्धा रहती थी, प्राचीन समय में एक गांव में उसकी एक पुत्री थी, उसको वह धूप में चावल रखकर उसके पक्षियों से रक्षा करने के लिए कहती। देखिए इसमें आया है अपने निक्षेप में नियुपसर्ग शुद्धार्थ लेप प्रत्यय आया है इस के अंदर, और नियवसत में आया है। इस तरह से जो बीच में आते रहे उनको चेक करते चलेंगे। अब इसके जस्ट बाद नेतादृशम न एतादृशम, न प्लस एतादृशम। न प्लस एतादृशम, न यानी नहीं, न मीन्स मना करना, न प्लस एतादृशम, नहीं देखा, एकादश इस प्रकार का, एकादश का होता है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, यानी न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चक्षो स्वर्ण काकस्तया पूर्वदृष्ट, नहीं देखा इस प्रकार का स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पूर्व में देखा नहीं गया, यानी इससे पहले उसने ऐसा कौवा नहीं देखा। किसने नहीं देखा था? बालिका ने किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला कौवा बालिका ने नहीं देखा था। क्लियर? ओके। अब आगे देखिए, तम तंडुलान खादंत हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम उसको, किसको? कौवे को। तम तंडुलान उसको, चावलों को, खादंत खाते हुए और हंसते हुए देखकर, जब बालिका ने देखा कि कौवा चावलों को खाता जा रहा है और हंसता जा रहा है, ठीक है, उसका तम उसको तंडुलान चावलों को खादंत खाता और हंसता हुआ देखकर, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितु आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। रोदितु रोना, विलोक्य देखकर, देखिए विलोक्य विउपसर्ग प्लस लेप प्रत्यय, ठीक है, विउपसर्ग लोक धातु लेप प्रत्यय का होता है देखकर, वही लेप प्रत्यय करते अर्थ में आया है। तो विलोक्य देखकर, उसको चावल को खाता हुआ देखकर, हंसता हुआ देखकर बालिका ने क्या कर दिया? रोना प्रारंभ कर दिया। रोदितुम रोना, रोदितुम रोना, ठीक है, ओके। इसके बाद तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत, तम उसको निवारयन्ति हटाते हुए, रोकते हुए, सा यानी वह, कौन? बालिका, प्रार्थयत प्रार्थना करती है, उसको हटाती हुए, रोकती हुई वो बालिका क्या करती है? प्रार्थना करती है। तंडुलान मां भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, ठीक है, भक्ष्य भक्षण करना या खाना। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदियानी मेरी, माता यानी माँ, अतीव यानी बहुत, अतीव क्या होता है? बहुत, मेरी माता बहुत निर्धन है। क्या है? मेरी माता बहुत निर्धन है। क्लियर? तो यहाँ माँ, मैंने आपको बताया था, माँ का अर्थ नकारात्मक, उसमें लिया है मना करना, माँ मीन्स मना करना, यहाँ पर नकारात्मक अर्थ है कि चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रवाच, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः, शोक मत करो, शुच में शोक, ठीक है, शुच का अर्थ है शोक और माया में नहीं, या मना करना, शोक मत करो, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात
प्राकः ग्रामाद् बहिः पिप्पलवृक्षमनु त्वया गन्तव्यम्। अब देखिए इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हुए चलेंगे। ठीक है, सूर्य उदयात प्रागः लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या करना है, इसका इसमें लास्ट में आते हैं तो सूर्य उदयात का आएगा, सूर्य उदयात पंचविभक्ति आएगी, सूर्य उदय से पूर्व। अब यहाँ इसमें ग्रामाद बही, तो ग्रामाद का ग्रामात, बही मीन्स बाहर, गांव से बाहर, प्रागः या प्राका आ गया यानी पूर्व। ठीक है, प्राका मीन्स क्या होता है, पूर्व। तो उस बालिका को कहाँ आना है, सूर्योदय से पूर्व बुलाया, तो सूर्य उदयात प्राका मीन्स पूर्व, ग्रामात गांव से बाहर। ठीक है, सूर्य उदय से पूर्व ग्रामात बही, गांव से बाहर, पिप्पल वृक्ष, पिप्पल के वृक्ष के यानी नीचे, त्वया तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, तुम्हें वहां पीपल के वृक्ष के नीचे आना चाहिए। आगंतव्यम, आ उपसर्ग गम धातु और तव्य प्रत्यय। देखिए यहाँ पर भी वही क्या है, पहले तो अव्यय शब्द, अव्यय शब्द जो चेंज नहीं होते, यथावत बने रहते हैं, वही अव्यय शब्द है हमारा। अब इसमें क्या, आगंतव्यम, आ उपसर्ग गम धातु और तव्य। ठीक है, चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, तो ये तो उपसर्ग हो गया, ये धातु हो गई और प्रत्यय हो गया। ऐसे ही इसमें बीच बीच में अव्यय शब्द भी आएंगे। ठीक है, अत्र तत्र यदा कदा एकः एव, तो इस तरह से हम इनको फाइंड आउट करते चलना है। ठीक है, अब इसके बाद वो बोलता है तुम्हें पिप्पल के वृक्ष के नीचे आना चाहिए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्य दास्यामि, मैं तुम्हें, तुभ्य यानी तुम्हें, तंडुल मूल्य चावल का मूल्य, दास्यामि दूंगा, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा, जो चावल मैंने खाया उसकी कीमत में तुम्हें दे दूंगा। प्रहर्षिता, प्रहर्षिता का अर्थ हमने लिखा था प्रसन्न। ठीक है, प्रहर्षिता मीन्स प्रसन्न, प्रसन्न बालिका, प्रसन्न बालिका निद्रामपि न लेवे, खुश की वजह से या खुश होने की वजह से, प्रसन्न होने की वजह से, अपि निद्रा, अपि नींद भी न लभे, नहीं ले पाई, वो बालिका प्रसन्नता की वजह से नींद भी नहीं ले पाती, अर्थात उस रात वो सो नहीं पाती। अब यहाँ अपि देखिए, जैसे आवश्यकता वही हमारा, ऐसे अपि भी यहाँ पे क्या है, अव्यय शब्द। अपि क्या है, अव्यय, अपि का अर्थ होता है भी। ठीक है, इस तरह से अपि का अर्थ होता है भी, इसमें तुम्हें अव्यय भी फाइंड आउट करते चलना है। अब देखिए कहाँ से, अब रात को सो नहीं पाती तो बालिका सुबह उठकर जल्दी ही सूर्य उदय से पूर्व वहां चली जाती। सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदयात पूर्व, पूर्वम प्लस एव, सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय से पूर्व ही, एव देखो यहाँ पर एव, एव का अर्थ होता है ही, सूर्योदय से पहले ही, सा मीन्स वह बालिका, तत्र उपस्थिता, तत्र यानी वहां, तत्र भी अव्यय शब्द है हमारा, वहां, सूर्योदय से पूरी बालिका कहाँ उपस्थित हो जाती है, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे, सूर्योदय पूर्व सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय से पूर्व ही वह बालिका वहां उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति है, ऊपरी, ये भी अव्यय शब्द, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ यदा कदा यत्र तत्र कुत्र, सारे अव्यय शब्द हैं। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजात, वृक्ष के ऊपर देखकर, सा यानी वह, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित संजाता यानी हो जाती है, यानी वृक्ष के ऊपर देखकर वो बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि उसको वृक्ष के ऊपर क्या दिखाई देता है, देखिए, यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, यत् की तत्र वहाँ,
स्वर्णमय सोने से बना हुआ प्रसादो वर्तते महल है। ठीक है, वहां पर क्या था, सोने से बना हुआ महल था। क्यों वो बालिका आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि वृक्ष के ऊपर सोने का बना हुआ महल था। उस महल को देखकर वो बालिका प्रसन्न क्या हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। इस तरह से देखो, उसके बाद इसमें हमने पढ़ा कि वहां तक वो पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसको, उस बालिका को वो ऊपर लाने के लिए जब वो कौवा उठकर सोकर जागता है तो वो बालिका को देखता है, फिर उसको ऊपर बुलाता है, उसके लिए वो सीढ़ी उतारने की बात कहेगा। तो हम आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को यहीं तक रखेंगे कि वह बालिका सोने के बने हुए महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा काका सहित्वा प्रबुद्धास्तातेन शृण्गवाक्ष कथितम्। यदा, जब काकः यानी कौवे ने सहित्वा, जब कौवा सहित्वा यानी सोकर उठा, शी धातु कत्वा प्रत्यय, क्या है शी धातु यानी काट होता है सोना और कत्वा प्रत्यय, सी मीन्स सोना, कतन करके। जब कौवा सोकर प्रबुद्धा यानी जगा, तदा तब तेन उसने क्षण गवाक्ष सोने की, गवाक्ष मतलब खिड़की, सोने की खिड़की से कहा। जब कौवा सहित्वा यानी सीधा तो सोकर उठा, जब कौवा सोकर उठा तो उसने सोने की खिड़की में से कहा। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम क्लियर करेंगे लिया, और इसको एक बार आप पढ़ के देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद वाला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। तो इन शब्दार्थ को आपको देखना है, प्रत्यय, उपसर्ग और अगर जो शब्द आते हैं उनको भी आपको फाइंड आउट करते चलना, अंडरलाइन करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा गद्यांश है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।